नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग साधन लागत और बाजार मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का किस प्रकार से गणना किया जाता है, इसके संदर्भ में आज बात करेंगे। तो साधन लागत को जैसा कि हम लोगों ने अपने पहली वीडियो में नेशनल इनकम का पहला वीडियो में पार्ट वन में हम लोगों ने समझा है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने चार एलिमेंट्स के बारे में बात किया था, जिसमें कैपिटल की बात थी, पूंजी की बात थी, लेबर की बात की। हम लोगों ने रेंट और रेंट के बारे में पढ़ा था, लैंड के बारे में। लैंड का हम लोग रेंट देते हैं, या अपना है तो अपना लैंड लेना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इंटरप्रीनियरशिप, ये चार हम लोगों के पास एलिमेंट था, और इसके आधार पर कोई भी अपना फॉर्म वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्शन करता था। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं पार्ट वन में। और इसी साधन लागत के प्रयोग के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता था। आधिकारिक तौर से राष्ट्रीय आय का निर्धारण साधन लागत पर ही किया जाता था, आज भी किया जा रहा है, लेकिन पहले यही राष्ट्रीय आय साधन लागत पर ही राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन होता था। अब 2015 से बाजार मूल्य को प्राथमिकता दे दिया गया। 2015 से तो बाजार मूल्य के आधार पर अगर हम लोग राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन देखें तो इसके दो प्रकार के बात है। इसमें एक कांस्टेंट प्राइस की बात आती है, जिसको अस्थायी मूल्य कहते हैं हम लोग, और दूसरे को हम लोग करंट प्राइस, चालू मूल्य या वर्तमान मूल्य कहते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस क्या है, इसको जरा से हम लोग देखें। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है कि किसी पीछे के वर्ष में, जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग का 2020 चल रहा है, किसी पीछे के वर्ष में चले जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं 2015 में हम लोग का न्यू गाइडलाइंस के आधार पर बेस लाइन को चेंज कर दिया गया। पहले 2004-5 होती थी, अब इसको 2011-12 कर दिया गया है। तो 2015 में बेस ईयर चेंज कर दिया गया, और किसी पीछे के वर्ष में किसी वस्तु और सेवा का जो मूल्य रहता है उसको हम लोग स्टैटिक कर देते हैं, स्थिर मान लेते हैं, और उस मूल्य के आधार पर हम वर्तमान में राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि किसी पीछे के साल में हम लोग किसी वस्तु के मूल्य को, जिस पर इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट होता है, स्थिर मान लेते हैं और फिर राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट प्राइस पर करते हैं। इसमें देखेंगे इस तरह की विधि का उपयोग विकासशील देश करते हैं। विकासशील देश स्थिर मूल्य पर यानी कांस्टेंट प्राइस पर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हम लोग जान गए हैं। इसी प्रकार से हम लोग का इंडिया भी एक विकासशील देश है, वो भी नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है कांस्टेंट प्राइस पर ही करता है। तो ये सब बातें हम लोग समझ गए क्यों करता है कांस्टेंट प्राइस का। इसको अभी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा करंट प्राइस पर आते हैं। करंट प्राइस में देखेंगे लास्ट ईयर क्या, लास्ट ईयर के बेस पर हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग को 2019-20 का करना है, तो जस्ट हम लोग 2018 का ले लेंगे। 2018 के वस्तु और सेवा का जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसके आधार पर हम लोग नेशनल इनकम का गणना करने लगते हैं। तो इस तरह का करंट प्राइस के आधार पर आप देखिए कि डेवलप कंट्री में यूज किया जाता है। डेवलप कंट्री करंट प्राइस के आधार पर ही नेशनल इनकम का प्रयोग करते हैं। अब बात आता है कि कांस्टेंट प्राइस पर क्यों करते हैं, करंट प्राइस पर क्यों करते हैं, इसके क्यों का जरा सा हम लोग उत्तर खोजें। तो देखिए कांस्टेंट प्राइस का आप देखेंगे विकासशील देश इसलिए लोग उपयोग कर पाते हैं कि विकासशील देशों में मुद्रा स्फीति ज़्यादा है, उनका इंटरवल ज़्यादा है। 10% के आसपास उनका इन्फ्लेशन रेट है। तो 10% इन्फ्लेशन रेट है, 10% जो इन्फ्लेशन रेट है, उसके आधार पर उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए 10% के इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइस का प्रयोग करते हैं। कांस्टेंट प्राइस का प्रयोग करते हैं 10% को कम करने के लिए। तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए करंट प्राइस पर करेंगे तो उनका मुद्रास्फीति का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखेगा।
इतना वेरिएशन है उस मुद्रास्फीति का जो वेरिएशन आ रहा है उसको कम करने के लिए कांस्टेंट प्राइस का यूज करते हैं। ये करने से विकासशील देखेंगे कांस्टेंट प्राइस पर ही मुद्रास्फीति नेशनल इनकम निकालते हैं। करेंट प्राइस पर जरा सा देखिए, करेंट प्राइस पर, तो करेंट प्राइस पर क्या होता है, विकसित देशों में हम देखेंगे उनका मुद्रास्फीति 2 से 3% रहता है, 30-30 साल में, 40-40 साल में इतना ही उनका वेरिएशन होता है। इसलिए वो कांस्टेंट प्राइस का प्रयोग न कर करेंट प्राइस का ही उपयोग करते हैं। तो ये हम लोग को समझ में आया। अच्छा, ये हम लोग को इसका प्रभाव भी आपको दिखेगा। जैसे कांस्टेंट प्राइस में मान लीजिए कि हम लोग 2011-12 का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके आधार पर हम लोगों ने गरीबी का पैरामीटर बना लिया कि इतना रुपया कमाने वाला गरीबी रेखा से ऊपर है। तो ये तो कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से दिख रहा है, लेकिन करंट प्राइस इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया कि जो उसका पैरामीटर हम लोग गरीबी रेखा का जो न्यूनतम सेट किए हैं उसको भी वो क्रॉस कर जा रहा है। यानी जो हम लोग सेट किए थे कांस्टेंट प्राइस में, अब मुद्रास्फीति के प्रभाव के चलते वो केवल दिखने में आंकड़े में दिख रहा है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर चला गया, लेकिन वास्तव में वो ऊपर जाता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, करंट प्राइस पे भी आजकल बात चल रही है कि करंट प्राइस पर निकाला जाए, जिससे हम गरीबी उन्मूलन में आगे बढ़ सके, गरीबी उन्मूलन का सही प्रयोग कर पाए। कांस्टेंट प्राइस से गरीबी उन्मूलन का सही प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो ये इसका इफेक्ट आप देख पाए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इनकम पर आते हैं। इनकम देखेंगे 3 प्रकार का इनकम होता है, नॉमिनल इनकम, एक्चुअल इनकम और डिस्पोजल इनकम। नॉमिनल इनकम क्या है, थोड़ा सा उदाहरण से देखिए। मान लीजिए कि एक मजदूर है 100 रुपया कमाता है, वो उसका नॉमिनल इनकम होता है, नॉमिनल इनकम। अब वास्तविक इनकम क्या होता है, एक्चुअल इनकम क्या होता है। नॉमिनल इनकम में से मान लीजिए कि उसको 100 रुपया मिला, उसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव 10%, तो 10% उसका निकाल लीजिए, 10 रुपया निकाल लीजिए, 100 में से 10 रुपया निकाल दिए, तो वास्तव में उसका कितना है, आमदनी है 90 रुपया ही उसका इनकम है। अब डिस्पोजल इनकम क्या होता है, प्रयोजन इनकम क्या है, मान लीजिए कि 100 रुपये उसका नॉमिनल इनकम है, जैसा कि आप जान रहे हैं, और डायरेक्ट टैक्स 5 रुपये देना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स अपना दे रहा है 5 रुपये, तो 100 में से 5 रुपया चला गया, वास्तव में उसको हाथ में कितना है, 95 रुपया है। 95 रुपया ही वो अपने लाइफ में यूज कर पाएगा, उसके कंजम्पशन के लिए सिर्फ 95 रुपया बचा, वही उसका क्या हो गया, प्रयोजित इनकम हो गया। अब जरा सा आप देखेंगे जीवीए क्या होता है। जीवीए को हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं, सकल मूल्य वर्धन, हिंदी में इसके लिए सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। और जीवीए निकालते कैसे हैं, जैसे जीडीपी हो गया, जीडीपी में से अगर हम लोग टैक्सेस को निकाल दें, जो भी टैक्स उस पर लगा है, डायरेक्ट टैक्स जितने भी गए हैं उसमें से डायरेक्ट टैक्स हम लोग हटा दें और सब्सिडी लाकर उसमें जोड़ दें, सब्सिडी डायरेक्ट टैक्स में, इसमें सब्सिडी हम लोग क्या करें, जोड़ दें, जो भी उसको छूट मिली थी उसको लाकर हम लोग जोड़ दें, तो हम लोग को जीवीए प्राप्त हो जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्राप्त होता है। यानी हम लोग जो देख रहे हैं जीवीए निकालने के लिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, किसी वस्तु का हम लोग को कैलकुलेट करना है, यानी फैक्टर कॉस्ट देखना है, तो हम लोग उसमें देख रहे हैं कि जीडीपी में से टैक्स को निकाल दें और उसमें सब्सिडी जोड़ दें, तो हम लोग को जीवीए प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग नेशनल इनकम को अच्छे से समझ पाए हैं। और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, जैसे जीडीपी के आधार से किसी देश का हम लोग निकालते हैं, ऐसे इनकम निकालते हैं, ऐसे वर्ल्ड का भी निकाला जाता है, जिसके लिए आप देखेंगे ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन, GWP का प्रयोग कर वर्ल्ड का भी, पूरे वर्ल्ड का भी निकालते हैं, उसमें हर देश का जीडीपी को इंक्लूड कर जोड़कर और हम लोग वर्ल्ड का GWP निकालते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने नेशनल इनकम का पूरा तीनों पार्ट समझा दिया, और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आप इसका यूज कर सकते हैं, लिखकर नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।